वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरे यार, ये वेटिंग रूम भी ना। परफेक्ट। तो देव पाटिल है आज। उदय, आपकी आवाज थोड़ी ना वो थी, फिर से अरे मैं कह रहा हूँ कि दो दो देव पाटिल है आज। हाँ, आज दो दो देव आए हैं। देवताओं की कृपा हुई है आज। गाइस, वीडियो कॉल ऑन कर लो ना सब, वीडियो कैमरा। अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी फिर। मुझे लगता है ज्यादा मजा आएगा। वेदांत, जॉइन बाय ऑडियो करो। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट गाइस। सभी वीडियो ऑन कर लो यार, मजा आएगा। थोड़े अटेंटिव लगोगे आप जब आप दिखोगे। अभी क्या किया हमने? फ्रॉम फ्रॉम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम अकाउंट्स प्लस जीएसटी के टॉपिक्स उठाएंगे। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लॉ प्लस इनकम टैक्स। एक इजी एक टफ की पेयरिंग की है, बहुत अच्छी वाली। राइट। अभी सबसे पहले सेशन में टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे जो जो हमने आज प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट में जो आप क्वेश्चंस लेके आओगे अपने टॉपिक से वो करेंगे। और लास्ट के 40 मिनट्स में सब हम एक एक ना टॉपिक डिवाइड करेंगे और खुद प्रिपेयर करेंगे। और उस टॉपिक को हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्लोली स्लोली जो जो है टाइम है, हमने रिड्यूस करना है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा डाटा रिटेन करने की कैपेसिटी बनानी है अपनी। तो साथ में रोज टॉपिक्स को करेंगे 40 मिनट्स से, मतलब आधा घंटा रोज टॉपिक प्रिपेयर करेंगे साथ में बैठकर। चाहे आप अपना भी कर सकते हो कोई भी टॉपिक, या फिर जो मैं दूंगा आप वो भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप अपना भी पढ़ सकते हो। बस आपको स्लोली स्लोली टाइम को रिड्यूस करना है डाटा गेन करने का। आज की 40 मिनट्स पहले, फिर 40 मिनट्स बाद में, फिर 40 मिनट्स बाद में। सो पहले 40 मिनट्स में जो टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट 40 मिनट्स में डाउट्स प्लस ऑरल टेस्ट पॉइंट आउट करके, और लास्ट 40 मिनट्स में टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाएगा। और जैसा कि सोहम ने कल सजेशन दिया था, सबसे पूछा भी जाएगा कि आज कितनी क्लासेस की, सो दैट आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। सो लेट्स गेट द सेशन रोलिंग। पहले बहुत कम टाइम होता है। देव, आप स्टार्ट कर सकते हो अपने टॉपिक से। Yes, yes, I am audible, right? यस, यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल। देव, गो अहेड। आज So तो दो my दो देव today's topic is key managerial person. तो कंपनी के जो भाई लोग होते हैं, ऊपर के लोग, उसको की मैनेजरियल पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो अब आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको एक लाइन पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, फिर देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, फिर सारी हम डेफिनेशंस पे आएंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सॉरी, बस बट मैंने इतना ही तैयार किया आज। आज शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या, पहले केएमपी क्या है उससे शुरुआत करते हैं। तो केएमपी refers to the group of individuals at highest level of management in a company who are responsible for its day-to-day operations and decision making process. सेक्शन 2 क्लोज 51 क्या कहता है द कंपनीज एक्ट 2013 का, कि केएमपी इन रिलेशन टू कंपनी मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर and the company secretary and the whole-time director and the chief financial officer and such other person as may be prescribed in the Companies Act 2013. अब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यूजुअली मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि
मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, मैनेजर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया। किसके लिए कि द कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, और सुपरिटेंडेंट्स और जो कंट्रोल है बोर्ड का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर या उन सब की मैनेजरल पर्सन्स का अपॉइंटमेंट होता है। पर सेक्शन 196 ये कहता है कि साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर का नहीं हो सकता, मगर अगर कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा है तो वो कर सकती है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो केएमपी की अपॉइंटमेंट किस किस के लिए जरूरी है? तो पहली तो बात है कि लिस्टेड कंपनी की, जो सारी लिस्टेड कंपनी है उनके पास अपने केएमपी होने चाहिए, की मैनेजरियल पर्सन। फिर बात करते हैं एवरी अदर पब्लिक कंपनी, कि जो भी कंपनी पब्लिक है और उसके पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, वो उसके पास केएमपी होने चाहिए, वॉल टाइम केएमपी होने चाहिए, कि परमानेंट होने चाहिए। फिर बात करते हैं कि केएमपी में कौन कौन होना चाहिए। तो उसमें बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर। अगर ये ना हो कि एमडी, सीईओ और मैनेजर ना हो, तो उनकी जगह वॉल टाइम मैनेजर होना चाहिए, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, और या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होना चाहिए। और की मैनेजर पर्सन का अपॉइंटमेंट उस टाइम तक नहीं हो सकता कि जब तक किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स में ना लिखा हो, और कोई भी कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस में ना हो। ये कि किन केएमपी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कोई कंपनी का रीअपॉइंट केएमपी का रीअपॉइंटमेंट होता है, कि बार बार साइमल्टेनियसली या फिर एक से ज्यादा ऑफिस में, एक से एक एक कंपनी में एक से ज्यादा ऑफिस रखनी हो किसी केएमपी को, तो अगर कोई भी कंपनी मल्टीपल बिजनेस ना चला रही हो तो उसमें केएमपी के एक से ज्यादा ऑफिस नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं कि वॉल टाइम केएमपी ऑफ कंपनी shall be appointed by means of resolution of board containing the terms and condition of the appointment including remuneration। सेक्शन 203 क्लोज 2 हमें यह सिखाता है कि टर्म्स ऑफ कंडीशंस और उसके अंदर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। फिर ही किसी केएमपी को अपॉइंटमेंट का हम कर सकते हैं रिजोल्यूशन के द्वारा। उसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है नंबर में, कि एक ही कंपनी में एक वोल टाइम की मैनेजर पर्सन एक से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उसका एक एक्सेप्शन है, सब्सिडरी कंपनी। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो एक की मैनेजर पर्सन, यानी कि हम एज एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज्यादा ऑफिस रख सकता है, कि अगर वो उसकी सब्सिडरी कंपनी में भी है। अगर हम बात करें कि भाई वोल टाइम की मैनेजर पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में एक से ज्यादा ऑफिस रख सकता है, ऑफिस रख रहा है, एक कंपनी में एक से ज्यादा ऑफिस रख रहा है, तो उस कमेंसमेंट के 6 महीने में, 6 महीने में उसको चूज करना पड़ेगा कि उसे किस कंपनी में अपना ऑफिस रखना है। कोई भी कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 की बात करें, तो कोई भी कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के 6 महीने के अंदर उसे चूज करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में, किस कंपनी में अपनी ऑफिस रखूं। ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में बात करते हैं कि हम एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर चूज कर सकते का नहीं। इफ ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी, तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। However, such appointment or employment is to be made or approved by resolution passed at the meeting of the board with the consent of all directors। all directors के consent के साथ ही हम उस resolution को पास कर सकते हैं। all the directors present at meetings and such meeting resolution to be moved and notice given to all directors in India। इंडिया में रह रहे सारे डायरेक्टर्स को हमको नोटिस भेजनी पड़ेगी कि अगर हम एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर के
अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी भी केएमपी की जगह 6 महीने से ज्यादा खाली रहती है, तो उसी उसी वक्त भरी भरी जानी चाहिए। कि कोई भी, हम मान लेते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट 6 महीने से ज्यादा खाली है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, कि ऊपर के सारे प्रोविजंस को अगर कोई भी कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है पेनल्टी के। तो if if any company contravention any of these provisions, then there is a fine not less than 1 lakh and may extend to 5 lakhs. And every director and key managerial person of that company shall be fined, may extend to 50,000. और अगर कॉन्ट्रावेंशन उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, तो हर एक दिन 1,000 उसको देना पड़ेगा, कोई भी कंपनी के केएमपी या डायरेक्टर को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास वो 1,000 रुपये देना पड़ेगा हर दिन। परफेक्ट परफेक्ट देव। अभी हम बात करते हैं। देव। हेलो। हाँ जी देव। हम्म। टाइम काफी 5 मिनट से ऊपर हो गया है, आप बाकी का कल कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टाइम का ओके, भी बहुत थैंक यू। देखना है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक, उन्नति, कैन यू स्टार्ट विद योर टॉपिक? मेरी वॉइस क्लियर आ रही हाँ जी, नहीं थोड़ी आवाज वो आ रही है आपकी, कम आ रही है। है? एक मिनट। ओके नितेश, आप शुरू कर सकते हो। उन्नति आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नितेश, स्टार्ट कीजिए। नितेश, आर यू हेयर? ओके। ओके उन्नति मैं वापस। करूँ इसका? ओके करो। राइट। ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम उन्नति और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 18, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है एक क्लास ऑफ कंपनी में, लाइक फॉर एग्जांपल हमने प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, तो उसको हम बाद में एज अ पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको प्राइवेट में जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक कंपनी को एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में उसका प्रोसीजर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर आपको कंपनी की क्लास चेंज करनी है, सो यू विल हैव टू ऑल्टर द एमओए एंड एओए ऑफ दैट कंपनी। सो ये हमने पढ़ा है सेक्शन 14 एंड 13 में, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। सो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ इसलिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग सेक्शन 18। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इन दोनों सेक्शन का। अगर आप लाइक कन्वर्ट कर रहे हो एक कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा और जो ऑल्ट्रेशन है उसको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ विद इन 15 डेज आईएनसी 27 में। देन इफ यू आर कन्वर्टिंग अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, देन प्राइवेट में आपकी कंपनी का नाम होगा फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड होगा उसके आगे। सो यू विल आल्सो हैव टू चेंज दैट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ कन्वर्टिंग द कंपनी। एंड ऑल्सो लाइक अगर आपकी प्राइवेट कंपनी थी एंड अगर आप उसको पब्लिक कंपनी में कर रहे हो, सो दोनों में मिनिमम मेंबर्स की जो लिमिट होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो यू विल ऑल्सो हैव टू चेंज दैट इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। देन जब आपके पूरे आर्टिकल सॉल्टर हो जाएंगे, देन आपको फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के साथ विद इन 15 डेज, और फिर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा। देन जब रजिस्टर सेटिस्फाई हो जाएगा कि कंपनी ने लाइक जितने भी प्रोविजंस रिक्वायर्ड है इस कन्वर्जन के लिए वो सब कंप्लाई कर लिए हैं, देन रजिस्ट्रार जो हमारा पहले वाला रजिस्ट्रेशन था वो क्लोज कर देगा। इट विल क्लोज अ फॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड इट विल शो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन न्यू वाला, सेम वे में जैसे कि उसने पहले इशू करा था फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे। इट विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज कि अगर हम कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं उससे सिर्फ क्लास कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक, सो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उसकी डेट्स एंड लाइबिलिटीज की। जो उसकी पहले डेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो उसकी अभी भी रहेंगी, उसके लिए उसका ही अभी भी लाइबल रहेगा। सो दैट इज इट अबाउट सेक्शन 18। परफेक्ट उन्नति, थैंक यू। नितेश, कैन यू कंटिन्यू विद योर टॉपिक? कैन यू स्टार्ट योर टॉपिक नितेश?
ओके आशुतोष। um ओके, इट्स ओके। हेलो। आशुतोष, यस, गो अहेड। ओके, कोई नहीं, इट्स ओके। मैं आए। यस। तो my today's topic is section 399, which is basically constructive notice. Constructive notice, basically I'm going to first explain in Hindi, then I will tell uh, the words which we going to यस, write in exam. Okay. So कीवर्ड्स। constructive notice is yes, three keywords. Constructive notice is section 399 of Companies Act 2013, which means कि कोई भी कंपनी में अगर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या कोई भी पर्पस के लिए जाना है, तो उसका जो आर्टिकल्स रहता है या मेमोरेंडम रहता है, वो एक नॉमिनल फीस पे अवेलेबल होता है। तो इस राइट्स ऑफ कि वो इन्वेस्टर का राइट है कि कंपनी का एमओए और आर्टिकल्स को पहले ही अंडरस्टैंड करके जाना, और अगर कोई भी लीगल इशू आगे हुआ तो वो कंपनी को बाउंड नहीं करेगा, वो इन्वेस्टर को बाउंड करेगा। तो इसको हम लीगल लैंग्वेज में समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 of Companies Act 2013, when the memorandum and articles of association of a company are registered, they become a public document and are open to inspection by anyone on the payment of nominal fees. As I said, कि कोई भी कंपनी में अगर आपको इंस्पेक्शन करना है तो उसका आर्टिकल्स और मेमोरेंडम अवेलेबल रहता है एक नॉमिनल फीस पे। Hence, every person dealing with a company is under an obligation to know the content of this document. Doctrine of constructive notice protect the company against the outsider. ये कंपनी को बचाता है आउटसाइडर से, क्योंकि ये हमारा लीगली बाउंड करता है हमें एज अ पब्लिक और एज ए इन्वेस्टर कि ये हमारा ड्यूटी है कि कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को पढ़ के आए। दिस डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स एज अ डार्क क्लाउड फॉर द आउटसाइडर। थैंक यू। बेसिकली इतना ही है सेक्शन 399 कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यस, एंड वो भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि 7 डेज के अंदर अंदर कंपनीज को 10 रुपीज पर पेज चार्ज कर सकते हैं, और जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो फ्री में दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम 50 रुपीज से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते किसी भी हाल में। नहीं ओके, कर सकते। सो नेक्स्ट राइट है। टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, आयशा, कैन यू कंटिन्यू विद योर टॉपिक? आयशा ने तो दिया ही नहीं सच। कोई नहीं, इट्स ओके। उदय। ये यस था सर। एक, नितेश एक था। स्टार्ट करो। यस, So today we are discussing about doctrine of indoor management. थोड़ा So लाउडर, थोड़ा doctrine लाउडर। of wait yes. यस, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, थोड़ी इको आ रही थी। अब तो एक और है, एक सेकंड वेट। जो जो भी टॉपिक्स बोल के जाते हैं वो बाद में आप एक बार रीड करके देखना, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा सारा रीड। अभी इसके बाद ही तुरंत रीड करोगे तो बहुत जल्दी होगा, थोड़े दिन बाद करोगे तो फिर से सेम टाइम लगेगा। सो बेटर है आप जो भी टॉपिक बोल के जा रहा है उसको एक बार उसका ओवरव्यू लेके आओ, ठीक है? उसको एक बार पढ़ो अपने आप, सेल्फ रीड करोगे दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि अभी सुना है आपने। यस, कंटिन्यू विद। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। परफेक्ट आ रही है अभी अभी, बिल्कुल क्लियर है। लेट्स। सो अब यस। डिस्कस करते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द कंपनी। सो फर्स्ट आता है कि एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट प्रिज्यूम टू हैव द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी।
मतलब अगर कंपनी वालों ने उसको बोला है, उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि एसआर पास हुआ है, तो आउटसाइडर तो यही मानेगा कि हाँ भाई एसआर पास हुआ है। बट अब जाके उनसे पूछेगा थोड़ी ना कि तुम्हारी मीटिंग दिखाओ, मीटिंग कब हुई थी, तुम्हारा एसआर पास कराया नहीं कराया। फिर अपना ये आता है कि स्टेक होल्डर्स नीड नॉट टू इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वॉज कन्वेंट एंड हेल्ड प्रॉपरली और नॉट। दे नीड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट इज़ ऑल डन प्रॉपरली। हम ग्रांट लेंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपरली चीज़ हुई थी, जो भी मीटिंग वगैरह का बोला तो प्रॉपरली हुआ है। फिर थर्ड आता है अपना कि दिस डॉक्ट्रिन हेल्प्स एक्सटर्नल फ्रॉम द कंपनी एंड स्टेट दैट people entitled to presume that internal proceedings are properly submitted with the company are true and fair। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कराइए ना, तो ये माना जाएगा कि ये प्रॉपरली हेल्ड हुई थी और कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। फिर आता है अपना एक टॉपिक और आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये बोला जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 150 साल पहले आया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे, बट ये इतना कुछ रिलेवेंट पॉइंट नहीं है। तो फिर ये होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के लिए, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइडर्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करता है आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कंपनी के एक्शन से, ठीक है। फिर अपना बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है कि डॉक्ट्रिन मैनेजमेंट आया क्यों है। तो व्हाट हैपन्स इंटरनल टू अ कंपनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एन आउटसाइडर ओनली प्रिज्यूम टू हैव इंटेंशंस ऑफ द कंपनी कि क्या वो गलत कर रही है नहीं कर रही है, बाकी उसको इंटरनल उसका कुछ भी पता नहीं होगा। मतलब कि उसे जो भी बताया नहीं गया है वो उसे कैसे पता होगा, ऑब्वियसली बात है। फिर सेकेंड आता है कि इफ़ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी could escape the creditors by denying the authority of officials to act on this behalf। अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता ना, तो कोई भी कम पर्सन कंपनी में आके इन्वेस्ट नहीं करता अपना पैसा। अगर फिर ऐसा ही होता ना कि तुमने जिस ऑथर को वो दिया है, जिसके ऑथर पे बेसिस पे तुमने पैसा दिया है, उस ऑथर को तो हमने अथॉरिटी दे ही नहीं रखी है। तो कोई भी, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता ना, तो कोई भी आउटसाइडर आके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता अपना पैसा, क्योंकि उसको पता ही है कि फ्रॉड हो जाएगा तो वो हमारा पैसा बचाएगा कौन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आया अपने 3 एक्सेप्शन आए, अपने 3 नहीं 5 आए थे, सॉरी 5 एक्सेप्शन आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट होता है अपना नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इन दिस केस द आउटसाइडर हैज़ एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी कि कुछ ना कुछ तो झोल है कंपनी में। लाइक एसबीआई के पास एक पर्सन गया, एक डायरेक्टर गया, अब उसने बोला कि मेरे को 10 करोड़ दे दो लोन के हिसाब से, और एसबीआई को पता है कि हाँ भाई ये बंदे, इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है देने की, स्टिल एसबीआई उसको लोन देता है। तो अब ये सोच के देता है कि भाई हमने तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग जाएगा, मेरे को वापस पैसा मिल जाएगा। बट ये एक्सेप्शन आता है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी का, उसको पैसा उसका वापस नहीं मिलेगा स्टिल। मतलब इवन जो एसबीआई है ना, उसको भी एक पार्ट कंसिडर करा जाएगा इरेगुलरिटी का, कि भाई तुम्हारी वजह से भी हुआ था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो इसको नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्शन। फिर सेकंड पॉइंट आता है अपने पास नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस में ये होता है कि इफ़ विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट, तुम्हें थोड़े एफर्ट लगा के भी ये पता चल जाता कि कुछ ना कुछ तो जोर मार ले कंपनी में, ठीक है। लाइक अगर एस बी आई डायरेक्टर को बोलता कि तुम्हारा अथॉरिटी लेटर दिखाओ, अगर उसके पास अथॉरिटी लेटर नहीं होता तो वो डायरेक्ट का डायरेक्ट चल जाता। इसलिए अब थोड़ा भी अपन ध्यान नहीं देंगे तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। फिर थर्ड आता है अपना फॉर्जरी। फॉर्जरी फाउंडेशन में पढ़ा था, लाइक फॉर्जरी इज़ नल एंड वॉइड एंड नथिंग कैन वैलिडेट अ फॉर्जरी। अगर कोई भी फॉर्जरी का केस है तो उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इवन लॉ खुद के अपने हाथ खड़े कर देता है फॉर्जरी के केस में कि भाई फॉर्जरी का केस है तो वो पूरा नल ही होएगा। फिर एक और एक्सेप्शन आता है कि अगर कंपनी का जो वो मेमोरेंडम वगैरह करा है वो अल्ट्रा वायरस है ना, तो भी उसमें करेंगे नहीं अपन, क्योंकि अब वो पूरा केस ही मेमोरेंडम के पार चला गया, तो वाई वुड वी इंटरफेयर इन दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अनम्यूट करोगे? यस। सो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इंडोर मतलब इंसान, आई एन इनसे इंसान, तो इंडोर मैनेजमेंट में इंसान प्रोटेक्ट होता है, यानी कि आउटसाइडर प्रोटेक्ट होता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सीईओ से कंपनी, सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी प्रोटेक्ट होती है,
ठीक है, इसको ये याद करने की ट्रिक थी। सो नेक्स्ट इमराना, आपका टॉपिक है, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा सेक्शन नंबर 16 है जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के बारे में बात करता है। इसमें ये है कि अगर इफ थ्रू इन एडवर्टाइजमेंट और अदरवाइज, या तो गलती से या किसी और वजह से, अगर कंपनी जो है, मतलब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट टाइम, या कंपनी का जो न्यू नेम अगर उसे दिया जाता है, अगर वो सीजी के ओपिनियन, अगर सीजी को लगता है कि वो नाम जो है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के, मतलब सुआ मोटो सीजी को ये लग रहा है कि जो कंपनी का जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिलता जुलता आइडेंटिकल है या नियरली रिजेम्बल है, तो सीजी क्या करेगा, उसको डायरेक्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपना नाम चेंज करो। अगर कंपनी अपना नाम, फिर कंपनी को जो है 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ओआर पास करके कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर, और दूसरा सिचुएशन ये है कि, एक बार एक सेकंड, मैं फर्स्ट दोबारा से बताती हूँ। इफ थ्रू इन एन एडवर्टाइजमेंट और अदरवाइज, गलती से या किसी और रीजन की वजह से, अगर जो एक न्यू कंपनी जिसको नया नाम दिया गया है या रजिस्ट्रेशन हुआ है न्यू उसका, अगर उसका नाम जो है किसी आइडेंटिकल, किसी और किसी भी कंपनी के साथ आइडेंटिकल है या नियरली रिजेम्बल है, तो सीजी जो है सुआ मोटू उसको बोल सकता है कि अपना नाम चेंज करो। विद इन 3 मंथ जो है, बाय पासिंग ओआर, उस कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। एक सिचुएशन तो ये है कि सीजी ने अपनी मर्जी से बोला कि नाम चेंज करो। दूसरा ये है कि अगर कोई रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, मतलब प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है कोई रजिस्टर्ड, अगर वो 3 साल के अंदर सीजी के पास आता है कि उसके जैसा नाम किसी और कंपनी ने, किसी और कंपनी को अलॉट हो गया या जो भी है, तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क अगर 3 साल के अंदर आ जाता है कि सीजी के पास कोई एप्लीकेशन लेकर, तो सीजी को लगता है कि हाँ ये अगर इस कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो सीजी जो है उसको बोलेगा कि नाम चेंज करने के लिए उसे अपना नाम चेंज करना होगा। अगर कंपनी जो है ये चेंजेस कर लेती है, 15 दिन के अंदर उसे आरओसी के पास जाना पड़ेगा और सीजी का ऑर्डर लेकर, और आरओसी जो है उसको नया सीओआई इशू करेगा और मेमोरेंडम में जो भी चेंज होंगे वो करेगा। अगर कंपनी जो है ये जो कंप्लायंसेस थे उसको फुलफिल नहीं कर पाती है, तो सीजी जो है उसको न्यू नेम अलॉट करेगा, और आरओसी जो है उस न्यू नेम को अपने रजिस्टर्स में एंटर करेगा, और जो है कंपनी को नया सीओआई इशू कर देगा। बस इतना ही था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ना अभी बाहर से आई हूँ, तो थोड़ा मैं बाहर थी, सॉरी यार, तो इट्स मेरा ओके, कुछ इट्स प्रिपेयर ओके, नहीं था। इट्स ओके इमराना। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो, हाँ, विद इन 3 मंथ चेंज करना होता है। अगर विद इन 3 मंथ्स भी ना चेंज करे तो वो बाइस अपने आप ही कर देती है जो गवर्नमेंट है। नेक्स्ट ये चीज थी, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल 3 जनवरी को किसी को मतलब पता लगा कंपनी को कि किसी का नेम हमसे रिजेम्बल करता है, लेकिन वो 3 जनवरी 2020 को पता लगा और वो 6 जनवरी 2023 को जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो क्या नेम चेंज होगा? क्या वो फोर्स कर सकते हैं क्या, एक उनको? सेकंड, सॉरी सॉरी, एक बार बोलना, क्या बोला? 3 जनवरी नहीं थ्री कर सकते, 3 साल खत्म हो चुके हैं 3 साल खत्म हो चुके हैं, राइट? रजिस्ट्री प्रोप्राइटर। हाँ। ये सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने बोला 3 जनवरी विद इन 20। विद इन ईयर वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। यस, तो उसी की मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल ली थी कि मान लो 3 जनवरी अच्छा। 2020 को पता लगा कंपनी को, लेकिन उन्होंने जाके कंप्लीट किया 3 साल बाद निकलने के बाद 6 जनवरी को। यानी सिर्फ 3 दिन ही निकले थे 3 साल को, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते। हाँ, राइट। एग्जैक्ट 3 ईयर है। एग्जिस्टिंग कंपनी को नेम चेंज करवाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना होता है? अच्छा, मुझसे ही पूछ रहे हो? या फॉर्म तो मैं नहीं पता, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एग्जिस्टिंग फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है? रन होता है, RUN, रन। एग्जिस्टिंग कंपनी को। अभी न्यू कंपनी को कौन सा करना होता है? न्यू कंपनी को स्पाइस। स्पाइस प्लस INC, स्पाइस। राइट। सो मैं एक्चुअली अभी रास्ते में थी, मैं बहुत ना हड़बड़ाहट में थी, मैं लाइब्रेरी से आ रही थी ना, तो पता नहीं चला कुछ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अच्छा था, अच्छा था आपका टॉपिक। एक मिनट अंकुश, मेरा डाउट क्लियर करना, ये रन से नाम रिजर्व करते हैं ना, चेंज करने के लिए तो। एक सेकेंड, चेंज, रिजर्व, एक सेकेंड,
एग्जिस्टिंग कंपनी को नेम चेंज करवाने के लिए रन फॉर्म करना पड़ता है। एक सेकंड, रन की फुल फॉर्म रिजर्वेशन के लिए होता है, राइट वेदांत? यूर राइट, आई एम सॉरी। नहीं, एक्चुअली आई वाज पार्टनर विद इमरान, तो मैंने यही सेक्शन मैंने भी पढ़ा है। हाँ, इसीलिए ये थोड़े दिन पहले हुआ था ये एक्चुअल सेम एमसीक्यू। हाँ, रन में रिजर्व करवाने के लिए इसका एप्लीकेशन होती है, राइट। मैंने इसका स्पीकिंग बना रखा था, अभी मैंने देखा इसको, मैंने पढ़ा ही नहीं था ऊपर ऊपर से। तो नितेश, क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो? आपने कुछ भी अगर किया हो ओवरव्यू दे दो, नहीं तो देव का थोड़ा सा टॉपिक रह गया है मेमोरेंडम का, वो कंटिन्यू कर लेंगे। नितेश, कैन यू, अगर आपने थोड़ा सा भी ओवरव्यू देना हो अपने टॉपिक को रिलेटेड। ओके, सो देव, आप कंटिन्यू करिए जहाँ पे आपने मेमोरेंडम की कंट्रावेंशंस बतानी थी, कि पेनल्टीज कौन सी लग रही थी वो। देव, आर यू हियर? तो यस। पेनल्टीज की बात तो हो गई ना। अभी उसके, बच्चे की हाँ, सारे डेफिनेशंस कौन कौन से, मैनेजिंग डायरेक्टर के, कंपनी सेक्रेटरी के, वो ये बोल सब दीजिए। डेफिनेशंस मैं बोल सकता यस हूँ। यस, वो जस्ट कंटिन्यू कर। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। The definitions are like this. First is a chief executive officer. The CEO is the highest ranking executive in the company. They are responsible for making major corporate decisions, managing the overall operations and resources of the company, and acting as the main point of communication between the board of directors and corporate operations. फिर ओके। बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, as defined under section 2 clause 54, the MD is a director, वो भी एक डायरेक्टर है, who by virtue of an agreement with the company, articles of association, or a resolution passed by the company in a general meeting or by its board of directors, is entrusted with the substantial power of management. और तीसरा आता है मैनेजर, as defined under section 2 clause 53. मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल है, subject to the superintendent's control and the direction of the board of directors, has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of company. फिर बाकी सारे आते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कि एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24, company secretary is a member of the Institute of Company Secretaries of India and is responsible for ensuring that the company complies with statutory and regulatory requirements, managing the company's records, minutes of meetings, and legal documents, and ensuring that the board's decisions are implemented. फिर बात करते हैं वोल टाइम डायरेक्टर की, कि वोल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर who is in full-time employment of the company, जो permanently है, कि they are actively engaged in the company's business with executive responsibilities and involved in daily management and operations. फिर बात करते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्शन ऑफ द कंपनी. दिस इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, risk management, record keeping, and financial reporting. The CFO ensures the company's financial health and oversees the financial and accounting departments. और लास्ट में आता है कि such other officers as may be prescribed, कि this includes any other officer as may be prescribed by the board of directors or specified under the rules made by the central government. The board may designate other senior executives who perform important roles in management of the company as a KM. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। क्या हम उसकी बात कर ले कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स? यस, करिए, उसकी बात करिए, एंड उसके बाद ना अलॉट करेंगे सच्ची में जो जो आपने बातें की हैं। हम सी रैंकर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मेंबर्स हैं उनको अलॉट करेंगे आज।
कौन क्या? चाहिए कि बात करते हैं कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी की मैनेजरियल पर्सन। तो एक की सेकंड मैनेजरियल देव, पर्सन। एक डाउट आया हाँ है अनुष्का का कि हाँ। केएमपी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड प्रमोटर में शॉर्ट में डिफरेंस बता दीजिए क्या क्या था। तो प्रमोटर अपना एक इन्फ्लुएंस लेके आता है कंपनी इन्फ्लुएंस, में राइट। कि उसके हिसाब से सब हो रहा है, और उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, उसको सिर्फ जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। फिर बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनको एक एम्प्लॉयमेंट बेसिस और या फिर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब मैनेजमेंट ही करते हैं। अफेयर्स, डेली अफेयर्स ऑफ बिजनेस एंड डिसीजंस उसको अफेक्ट करते हैं, तीनों के तीनों अफेक्ट करते इज दैट क्लियर अनुष्का? हैं। अब बात करते हैं, यस यस, कंटिन्यू। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी की मैनेजरल पर्सन। तो KMP are basically responsible for taking the most important decision and managing all employees. जो बिजनेस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना उनकी पहली जवाबदारी है। एंड दे आर ऑल्सो लाइबल इफ दे डू नॉट फॉलो कंप्लायंस लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी रूल्स है, उसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? KMP। सेक्शन आगे द कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन में कहा है कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द KMP इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एंड thus recorded इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उनके पास सब रिकॉर्ड रहना चाहिए कि KMP कौन कौन से सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। फिर बात करते हैं कि KMP हैव अ राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन। देखो, ये राइट टू वोट नहीं है, कि क्योंकि KMP के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। KMP have right to voice their opinion in a meeting and the audit committee. However, they don't have any voting right. Section 189 में कहा है कि KMP should disclose their interest in other companies and association at least within 30 days of start of an employment period. उनके employment period के within 30 दिनों के अंदर उनको ये डिस्क्लोज करना रहता है कि उसका कोई दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट तो नहीं है क्या। और इसके लिए हमने अभी तक जितना पढ़ा उस पे ये 4 क्वेश्चंस मेन निकल के आते हैं। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कि ये शायद पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट इज एन राइट अ नोट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, या फिर उससे जुड़ी कोई केस स्टडी आ सकती यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। है। फिर दूसरा है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंटली रहता है। थर्ड वन है व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज। अभी देखा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही है कि व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजरियल डायरेक्टर और एनी KMP। फिर ओके। फोर्थ है कि व्हाट इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट अबाउट ओवरऑल लिमिट टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अगर उसके बारे में बात करें कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या है, कि द टर्म मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स रेम्यूनरेशन पेएबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, the manager and the whole and the other directors, whole time directors and other directors को और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन पेबल है उसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहा जाता है। अब इस रेम्यूनरेशन में कौन सी चीज नहीं आती, कि अगर कोई टेक्निकल एडवाइजर को हम कोई फीस पे कर रहे हैं, या फिर उनको एक एज एन एम्प्लॉय हम कुछ रेम्यूनरेट कर रहे हैं, तो ओके। वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में नहीं आता। ओके देविन, Besides that, अभी 20 मिनट में जस्ट मीटिंग एंड ऑन, सॉरी, just a second, I finish my point. मीटिंग एंड हो जाएगी अभी अपने आप। 20 मिनट में फिर से है मीटिंग, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई बात नहीं, ओके। जो जस्ट वन सेंटेंस रह गया था भाई। जल्दी करो, खत्म होने वाली है, अपने आप बंद हो जाएगी। Besides that, remuneration paid to a person of the category of managerial personnel duties performed by him can't termed as managerial remuneration. उनके द्वारा कोई ड्यूटी की गई हो तो उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता KMP के द्वारा।